हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ पूरा वीडियो का। जिन बच्चों ने कल का वीडियो नहीं देखा वो जाओ कल का वीडियो देख लो, क्योंकि उसी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन में लेके आ चुका हूँ। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, यहाँ 75 में से 75 लेके आओगे। 100% यहाँ पर गारंटी के साथ फुल सॉल्यूशन वीडियो लेके आ गया हूँ बच्चों। आपकी रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सॉल्यूशन का वीडियो कब आएगा। ठीक है, तो वीडियो में लेके आ चुका हूं बच्चों। बिल्कुल बहुत मेहनत करने के बाद मैंने हैंड राइटिंग नोट्स से ये बनाए हैं पूरे वीडियो, और बहुत ही इजी वे मैंने सारे प्रश्न यहाँ पर तैयार किए। ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा और कोई बुक्स में आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाले बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको 100% मार्क्स से देंगे बच्चों। तो आइए शुरू करते बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन था हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास हमें पढ़ना था बच्चों। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ेंगे। देखो, काल विभाजन और समय सीमा। तो आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। ये सन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक चला। फिर उसके बाद भक्ति काल को हम पूर्व मध्यकाल भी बोलेंगे बच्चों। ये कब चला? 1318 से 1643 ईस्वी से। फिर रीतिकाल को हम उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। ये सन 1643 से ईस्वी 1843 ईस्वी तक चला। फिर आधुनिक काल जो अभी 1843 से निरंतर चल रहा है बच्चों, वो आधुनिक काल आपका होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। रीतिकाल की विशेषता बताना है। रीतिकाल के दो कवि और उनकी रचनाएं मैंने यहाँ पर शामिल कर दी बच्चों। तो दो रचनाएं क्या है? दे बिहारी की सत्सई हो जाएगी और घनानंद की सुजान हित हो जाएगी। ठीक है, आपको विशेषता भी दो विशेषता आपको याद होनी चाहिए बच्चों। दो नंबर में क्वेश्चन आएंगे, दो विशेषता आपको याद होनी चाहिए। इसकी विशेषता देखो, भक्ति एवं लोक जीवन का चित्रण, नारी विशेषक प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तो आधुनिक काल की विशेषता और उनके कवि हम पर चर्चा कर लेते हैं बच्चों। देखो, आधुनिक काल की विशेषता क्या है? गद्य की प्रधानता रही, भाषा विकास में महान योगदान रहा है इस काल में। और इसके कवि क्या थे बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका रचना क्या है? प्रेम सरोवर। और प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना क्या है? प्रेम पुष्पावली। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। सारे क्वेश्चन मैंने अपने हैंड राइटिंग नोट्स से बनाए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे। देखो, प्रयोगवाद या प्रयोगवादी काव्य की विशेषता और उनके कवि और रचनाएं यहाँ पर शामिल की है मैंने। दो रचना सबकी यहाँ पर दे रखी है। तो इसकी रचनाएं देखो, आगे की हो जाएगी हरी घास पर क्षण भर। मुक्तिबोध की क्या हो जाएगी बच्चों? चांद का मुंह टेढ़ा है। और इसकी विशेषता भी पढ़ लेना है, प्रेम की भावना का खुला चित्रण है और बुद्धि की प्रधानता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं तो प्रगतिवाद काव्य की विशेषता है और उनके कवि और उनकी रचनाएं यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ठीक है, विशेषता पढ़ लेते हैं पहले। ईश्वर के प्रति अनास्था रही इस काल में। ठीक है, और नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज रही है। कवि कौन कौन से थे? नागार्जुन, इसकी रचना है युगधारा। और केदारनाथ अग्रवाल, इसकी रचना क्या है बच्चों? युग की गंगा। सारी रचनाएं और कवि अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नवी कविता की विशेषता बच्चों। इसकी हो जाएगी प्रयोगों में नवीनता, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। ठीक है, कवि क्या है? नरेश मेहता है और इनकी रचना है उत्सव। और भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना क्या है? सन्नाटा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं भक्ति काल की विशेषता। ठीक है बच्चों, भक्ति काल की विशेषता पढ़ना है आपको। तो भक्ति काल की प्रधानता, यानी भक्ति भावना की प्रधानता थी इस काल में। ठीक है, किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त न करना। ठीक है, ये दोनों विशेषता हमने पढ़ ली। कवि कौन कौन से थे? बहुत महान कवि थे बच्चों भक्ति काल के, तो आपको याद ही होंगे, सूरदास और तुलसीदास। इनकी रचनाएं क्या है? सूरदास जी की है सूरसागर और तुलसीदास जी की है रामचरितमानस। ठीक है, आई होप कि ये दोनों तो आपको याद होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, 100% आने की यहाँ पर गारंटी बोल रहा हूँ मैं। देखो, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? तो मैंने अपने हिसाब से बनाया है और बहुत रिसर्च के द्वारा ये आंसर मैंने यहाँ पर आपको दिया है बच्चों। तो क्या है? देखो, भक्ति काल हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण काल है, जिसे इसकी विशेषताओं के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे प्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की अमृतवाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, इसी कारण इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसा सटीक आंसर बच्चों आपको कोई भी बुक प्रोवाइड नहीं करवाएगी, मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर काव्य बोध देखने को मिलेगा। काव्य बोध में हमने काव्य की परिभाषा में भेद हम पढ़ेंगे बच्चों। तो काव्य क्या है? देखो, रसात्मक वाक्यम काव्यम, बिल्कुल सरल भाषा में बनाया गया विधियां सारी।
ठीक है, सारी परिभाषा बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ पर बनाई गई बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रसात्मक वाक्यम काव्यम, काव्य हमारे भावों विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है जो आनंद की अनुभूति कराता है। ठीक है, ये आचार्य विश्वनाथ जी द्वारा दी गई है बच्चों। आइए इसका नेक्स्ट हम भेद पढ़ लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर भेद में पढ़ेंगे श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, दोनों पढ़ेंगे। देखो श्रव्य काव्य क्या होता है बच्चों, जिस काव्य रचना को हम सुनकर आनंद की अनुभूति करते हैं वो आपका श्रव्य काव्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, श्रव्य में क्या होता है, सुनकर। और दृश्य काव्य देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, दृश्य यानी कि देखना, ठीक है, और सुनना दोनों हो गया। तो जिस काव्य रचना को हम देखकर व सुनकर आनंद की अनुभूति करते हैं वो आपका दृश्य काव्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो प्रबंध काव्य की परिभाषा एवं भेद यहां पर पढ़ेंगे बच्चों। तो परिभाषा क्या है, देखो जिस किसी काव्य में एक कथा का वर्णन हो वह प्रबंध काव्य कहलाता है। ठीक है, जैसे रामायण होगी तो रामायण में एक कथा का वर्णन, जैसे पंचवटी हो गया। ठीक है, तो उस पंचवटी का सिर्फ वर्णन ही आपका प्रबंध काव्य होता है। ठीक है, यशोधरा होगी, कामयानी, ये इनके उदाहरण है। ठीक है, इसके भेद क्या क्या है, देखो एक तो महाकाव्य और खंडकाव्य। ठीक है, दोनों भेद है। तो एक महाकाव्य का मैंने यहाँ पर नाम भी लिख दिया रामचरितमानस, और एक खंडकाव्य का नाम है सुदामा चरित्र। ठीक है, ये याद कर लेना। और एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ बच्चों, ये भी 100% आने की यहाँ पर संभावना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर स्पष्ट यहाँ पर करना है। ठीक है, 3 अंतर मैंने यहाँ पर ऐड किए बच्चों आपके लिए। देखो महाकाव्य विस्तृत होता है, तो खंडकाव्य क्या होता है, संक्षिप्त होता है, मतलब छोटा होता है। विस्तृत मतलब बड़ा और संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। ठीक है, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। ठीक है, महाकाव्य में क्या होता है, संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। और खंडकाव्य में जीवन के एक पक्ष का उल्लेख होता है सिर्फ। ठीक है, आ गया समझ में। देखो एक और क्वेश्चन है आपका, महाकाव्य में पात्रों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, और खंडकाव्य में पात्रों की संख्या सीमित होती है। ठीक है, एक एक महाकाव्य और खंडकाव्य का नाम भी लिख दिया मैंने, देखो महाभारत, इधर पंचवटी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट यहां पर आ गया बच्चों रस की परिभाषा एवं भेद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, 100% आने की यहां पर संभावना है बच्चों। रस यानी रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है बच्चों। इसका बिल्कुल मैंने बहुत ही सरल विधि से इसकी परिभाषा तैयार की सिर्फ आपके लिए। बिल्कुल मैंने आज सुबह का लिख रहा था, हैंडराइटिंग नोट्स आप सुबह का बना रहा था आपके लिए सिर्फ। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था, मैंने कहा वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो किसी भी वाक्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद मिलता है वही आपका रस कहलाता है बच्चों। बहुत ही सरल विधि से यहाँ पर बनाया गई परिभाषा है। ठीक है, इसके स्थायी भाव भी पढ़ लेते बच्चों। रस और स्थायी भाव देखो, श्रृंगार का हो जाएगा रति, हास्य का हास, करुण का शोक, विभत्स का जुगुप्सा, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का विस्मय, वीर का उत्साह, शांत का निर्वेद, भयानक का भय, वात्सल्य का वत्सल्य। ठीक है, सारे स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए, सारे रस आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैंने ऐड किया है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी बोल रहा हूँ क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, देखो स्थायी भाव और संचारी भाव में आपको अंतर स्पष्ट यहाँ पर करना है बच्चों। ठीक है, देखो स्थायी भाव स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान रहते हैं। ठीक है, जबकि संचारी भाव कुछ समय रहकर समाप्त हो जाते हैं। बहुत ईजी है बच्चों। देखो स्थायी भाव उद्दीपन के प्रभाव से उद्दीप्त होते हैं, और संचारी भाव क्या होते हैं, स्थायी भाव के विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्थायी भाव की संख्या कितनी बच्चों, 10 संख्या है स्थायी भाव की, और संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई, 33। ये संख्या आपको याद रहनी चाहिए बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहां पर रस के अंग पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो रस के अंग कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। आपका स्थायी भाव, विभाग, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, स्थायी भाव और संचारी भाव हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ लिया था अंतर, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रस यहां पर मैंने ऐड किए बच्चों। तो पहला है श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको यहां पर देना है। तो क्या है बच्चों, श्रृंगार रस काव्य में जहां स्त्री पुरुष या नायक नायिका का मिलन का वर्णन हो वहां श्रृंगार रस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% यहां पर बोल रहा हूं आने वाला क्वेश्चन, त्रैमासिक में पूछने वाला क्वेश्चन। तो क्या है उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ये वाला आपको याद कर लेना है। ठीक है, फिर आता है एक और इंपॉर्टेंट रस, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। देखो किसी विपरीत दशा को स्वयं के अनुकूल बनाने में जो उत्साह उत्पन्न होता है वहां वीर रस होता है। बहुत ही सरल तरीके से मैंने सारी परिभाषा आपके लिए बनाई, सिर्फ आपके लिए। मुझे पता है कि सारे
प्रश्न बैंक, परीक्षा अध्ययन, इनमें बहुत टफ दे रही लैंग्वेज, इसलिए मैंने लैंग्वेज को काफ़ी यहाँ पर सामान्य किया है, सरल किया है सिर्फ आपके लिए बच्चों, ताकि आप टॉप कर सको बच्चों। ठीक है, उदाहरण देखो, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये उदाहरण तो हमको याद होगा, शायद बहुत सारे बच्चों को याद होगा, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और एक और रस मैंने ऐड किया है बच्चों, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, शांत रस, काव्य में जहां वैराग्यपूर्ण विषय का वर्णन हो वहां शांत रस की व्यंजना होती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सरल विधि से ये परिभाषा यहां पर मैंने बनाई, इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेगी। आइए इसका उदाहरण भी पढ़ लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये उदाहरण है शांत रस का उदाहरण। ये, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। देखो, मैंने सारे उदाहरण बिल्कुल आपको याद हो सके ऐसे ही मैंने ऐड किए बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फिर आता है आपका छंद। देखो, छंद की परिभाषा क्या है? लय, गति या वर्णों संबंधी रचना को हम छंद कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है छंद भी आपका। छंद के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद में क्या होता है? वर्णों की गणना होती है, वो आपका वर्णिक छंद होता है बच्चों। और मात्रिक छंद में क्या होता है बच्चों? मात्रा की गणना होती है, वो आपका मात्रिक छंद होता है। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट छंद हमने ऐड किए बच्चों। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको यहां पर बतानी बच्चों। तो आइए देखते हैं। तो दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरणों में कितनी? 13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में 11 मात्राएं होती है। तो कुल 24 मात्राएं होती है बच्चों। तो मैंने इसका उदाहरण भी यहां पर दे दिया है बच्चों, देख लो। ये ऐसी मात्रा भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की जाय परे श्याम हरित दुखी होए। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और मैंने ऐड किया है चौपाई छंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये छंद भी। देखो, बहुत ईजी है बनाया। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। और आपको ये उदाहरण आपको याद कर लेना है। ये उदाहरण बहुत सारे बच्चों को याद होगा। देखो, मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजर बिहारी। यहां पर 16 मात्रा आपकी दर्शाई गई है बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पढ़ने वाले बच्चों अलंकार। अलंकार में इंपॉर्टेंट अलंकार हम पढ़ने वाले बच्चों। देखो, अलंकार में देखो क्या पढ़ने वाले बच्चों? इंपॉर्टेंट अलंकार है आपका मानवीकरण। अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। तो मानवीकरण अलंकार क्या होता है? देखो, जहां मानव के अतिरिक्त निर्जीव और अमूर्त पर मानव सुलभ गुण कर्म आदि का आरोपण करके मानव के समान प्रस्तुत किया जाता है, वही आपका मानवीकरण अलंकार होता है बच्चों। बहुत ही ईजी है, इससे ईजी आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको याद तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी बच्चों। इसका उदाहरण देख लो। प्यारे जागते हुए हारे सब तारे तूने, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल द्वार जागो फिर एक बार। ठीक है, एक ये हो गया। फिर एक और ऐड किया है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। देखो, जहां एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है वहां पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, इसका उदाहरण देखो, बहुत ईजी है। पुनी पुनी मुनि उकसनी अल्लू अकु लाही। ठीक है, इतना सा आपको लिखना है। फिर आता है अतिशोक्ति अलंकार बच्चों, उदाहरण सहित आपको बताना है। देखो, काव्य में जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का स्वाभाविकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां आपका अतिशोक्ति अलंकार होता है बच्चों। देखो, देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। बहुत ही इजी है बच्चों। मैंने उदाहरण सारे आपको याद हो सके ऐसे ही मैंने ऐड किए हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अन्योक्ति अलंकार परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। देखो, अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? काव्य में जहां अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो वही अन्योक्ति अलंकार होता है बच्चों। उदाहरण देखो, माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काले हमारे बार। ठीक है बच्चों, अब जो क्वेश्चन बचे हुए बच्चों, बहुत सारे सोच रहेंगे और क्वेश्चन कहाँ बच्चों? देखो, आपके क्वेश्चन यहां से बचे हुए, गद्य खंड से क्वेश्चन बचे हैं, जैसे नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध, जीवनी, आत्मकथा और आपका लेखक परिचय। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो और प्रोवाइड करूंगा बच्चों, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और हैंड राइटिंग नोट्स से मैंने आज इतना ही बना पाया हूं, और ये भी सारा मैं आपको हैंड राइटिंग नोट्स में ही प्रोवाइड करवाऊंगा बच्चों। और इनकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा बच्चों, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, देखो, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास,
निबंध, जीवनी, आत्मकथा हो, लेखक परिचय, सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे मैं अलग वीडियो इसका बना दूंगा। संधि, समाज, वाच्य, ये सारा एक वीडियो और मेरे को बनाना पड़ेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आपकी देखो पत्र लेखन में भी सारे इंपॉर्टेंट मैं ऐड कर दूंगा और निबंध भी आपका ऐड कर दूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना बच्चों, और नए आए तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। ठीक है, आपके लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।